हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है विभवमापी द्वारा एमीटर का अंशोधन। बेटा इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विभवमापी के द्वारा वोल्ट मीटर का अंशोधन किया, उसकी सेम प्रक्रिया यहाँ पर है। यहाँ पर वही मतलब कि विभवमाप एमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों या एमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों का विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से कंपेयर करना, तुलना करना क्या कहलाता है? एमीटर का अंशोधन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसकी परपथ विभव सिद्धांत भी वही रहेगा सेम तरह से कि किसी भी अज्ञात जो धारा होती है उसको पहले एमीटर से नापेंगे, फिर विभवमापी से नापेंगे। एमीटर के पाठ्यांकों में से हम लोग विभवमापी के पाठ्यांकों को घटा देंगे और क्या हो जाएगा, हमारे पास त्रुटि निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा बड़ा, यहाँ पर सीधा हम वर्किंग मेथड में हम काम करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों का विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से तुलना करना क्या कहलाता है? एमीटर का अंशोधन कहलाता है। क्लियर? तो देखिए परपथ व्यवस्था देखते हैं बेटा इसकी। सबसे पहले अगर आप चाहें तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। देखिए लिखेंगे बेटा यहाँ पर एमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों का विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से तुलना करना एमीटर का अंशोधन कहलाता है। एमीटर का अंशोधन कहलाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी का? सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है, वही सेम सिद्धांत रहता है। अब देखिए हम लोग परपथ व्यवस्था की बात करते हैं। इसके परपथ व्यवस्था कैसी रहती है? परिपथ चित्र, सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। तो देखो बेटा इधर पहले आप जानते हैं हम लोग प्राथमिक परपथ तैयार करेंगे। देखिए पहले बनाएंगे प्राथमिक परपथ। बेटा प्राथमिक परपथ बनाएंगे, फिर हम लोग एक ES सेल जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक बेटा, अब हम लोग द्वितीयक परपथ तैयार करेंगे। देखिए ये कुंजी K1 हो जाएगी, ये RH1 हो जाएगा, ये प्लस और ये हो जाएगा EP। ये बिंदु A हो जाएगा विभवमापी तार का, ये भी बिंदु है। आप जानते हैं 10 मीटर लंबा तार होता है। अब बनाएंगे बेटा द्वितीयक परपथ। देखिए द्वितीयक परपथ में क्या करना है आपको, देखिए बेटा इधर
एक चीज़ याद रखनी बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स की जगह 1 ओम की कुंडली लगाते हैं। कितनी ओम की? 1 ओम की। देखिए बेटा इधर, ये हो जाएगी कुंजी K2 हो जाएगी, ये RH2 हो जाएगा सॉरी, ये E1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये ESL हो जाएगा। यहाँ बेटा 1 ओम की कुंडली लगाई जा रही है। कितनी ओम की? 1 ओम की कुंडली लगाई जा रही है। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ एक इस कुंडली के श्रेणी क्रम में एक एमीटर भी लगाया जाता है। क्या लगाया जा रहा है बेटा? एमीटर लगाया जा रहा है इसके श्रेणी क्रम में। अब इसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी एक यहाँ पर एक धारा माप भी लगा दी जाती है। थोड़ा दिख नहीं रहा है बेटा, एक धारा माप लगा दें, ये जो कि J है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास परिपथ व्यवस्था बन करके तैयार हो गई। तो इसमें मैंने एक चीज़ खास रही इसमें हमारी कि हम वो इसमें क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की जगह एक एमीटर लगाते हैं और आरवी बॉक्स की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, 1 ओम की कुंडली लगाते हैं। इस 1 ओम की कुंडली के साथ ही श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा दिया जाता है और इसी के साथ तो देखिए बेटा, ये हमारे पास ये क्या हो गया, परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं परिपथ चित्र की। परिपथ चित्र में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर की जगह हम लोग क्या करते हैं, एमीटर प्रयोग करते हैं और प्रतिरोध बॉक्स की जगह 1 ओम की कुंडली का प्रयोग करते हैं। दोनों ही कुंडली और एमीटर जो होता है वो दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इसी के साथ द्वितीय परिपथ जुड़ा होता है। तो देखिए बेटा इधर ये जुड़ा हुआ है, ये हमने परिपथ चित्र बनाया, प्राथमिक परिपथ है और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एक ESL लगा दिया और ये द्वितीयक परिपथ है बेटा। ठीक है, इसको हमने किससे जोड़ दिया, बाई डॉट से जोड़ दिया और इन दोनों के बीच में हमने लगा दी द्विविसर्गमार्गी कुंजी। जो विसर्गमार्गी कुंजी होती है जो जिसमें 2 डॉट लगे होते हैं वो हमने लगा दी, जिसके साथ धारा मापी लगा करके इस परिपथ को पूर्ण कर दिया। तो बेटा आप जानते हैं ये क्या होता है, धारा मापी होता है, धारा मापी। ठीक है ना, और ये क्या होता है, जॉकी होता है। क्या होता है, जॉकी होता है। क्या होता है बेटा, ये जॉकी होता है। ठीक है ना, क्या होता है बेटा, ये जॉकी होता है। क्लियर बेटा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें 1 ओम की कुंडली के साथ एक एमीटर लगाया जाता है, दोनों ही श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं वर्किंग मेथड की, इसकी कार्यविधि की कि कार्यविधि क्या होती है। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हटाकर बेटा इसको बाई X और Z के बीच में डॉट लगाते हैं। समझना बेटा कि कुंडली जो कुंजी है K1 को लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा किया जाता है और बाई X और Z के बीच में डॉट लगा करके सेल ES के लिए हम लोग अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं या शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। विभवमापी तार पर जो AB तार है उस पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि यह L1 लंबाई पर बिंदु C पर प्राप्त होता है तो देखिए बेटा विभव प्रवणता की परिभाषा से ES बराबर क्या होता है, X L1 होता है, तो X बराबर हो गया ES अपॉन L1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो इस सेल का विद्युत वाहक बल है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है, इस AC बिंदुओं के बीच में जो L1 लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके क्या होगा, बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये चीज निकल के आ गई। क्लियर, समीकरण 1 हो गया अपने पास। अब आपको क्या करना है, डॉट को यहाँ से निकालना है और डॉट को बेटा बाई और जेड के बीच में लगाना है। किसके बीच में, बाई और जेड के बीच में लगाना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, बाई और जेड के बीच में लगाने के बाद जो 1 ओम की कुंडली होती है हमारे पास, उसमें धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से इच्छित धारा प्रवाहित करते हैं। यदि इसमें प्रवाहित धारा जो इच्छित धारा है वो I है, कितनी है बेटा, I, जो कि एक त्रुटिपूर्ण है। कैसी है, त्रुटिपूर्ण है।
अब आप जानते हैं इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। यदि वो कितना है, बी डैश है, तो देखिए बेटा अब डॉट को बाई और जेड के मध्य से निकाल देते हैं, जिससे 1 ओम की कुंडली में RS2 की सहायता से इस धारा प्रवाहित होती है। यदि यह आई है जो कि त्रुटिपूर्ण है बेटा, यदि 1 ओम की कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, बी डैश है, तो आप जानते हैं बी डैश बराबर बी बराबर क्या होता है, देखिए भाई विभव प्रवणता XL2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल के लिए क्या करेंगे बेटा, इस विभवमापी तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। यदि यह डी बिंदु पर L2 है बेटा, कितनी है L2, कितने बिंदु पर, डी बिंदु पर, ठीक है ना, डी बिंदु पर कितनी निकल के आती है, L2 निकल के आती है, तो बी डैश बराबर हो जाएगा XL2। अब आप जानते हैं बेटा ओम के नियम से, क्योंकि इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर तो उत्पन्न हो रहा है, इस बी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, कितना उत्पन्न हो गया, बी डैश उत्पन्न हो गया। तो आप जानते हैं पी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है बेटा, 1 ओम है, तो हमने आर की वैल्यू 1 रख दी, तो बी डैश बराबर क्या आ गया, आई डैश निकल के आ गया। जो आई डैश है वो विभवमापी द्वारा नापी गई धारा होती है बेटा, जो एमीटर में बोलेगी। तो समीकरण 2 में बेटा समीकरण 1 की वैल्यू रखी है, पहले तो समीकरण 2 में मैंने समीकरण 1 की वैल्यू रखी, तो ES/L1 आ गया। ये वैल्यू किसकी है बेटा, समीकरण 1 की वैल्यू है L2। अब बी डैश इक्वल टू कितना है, आई डैश, जो आई डैश है वो यथार्थ मान है अंशांकन वक्र का। अब बेटा एमीटर में त्रुटि जो उत्पन्न होगी वो I माइनस आई डैश होगी। ठीक है ना, और डेल्टा बी निकल के आ जाएगी। अब वक्र की बात करते हैं बेटा, जो वक्र निकल के आएगा वो ये वाला निकल के आएगा, इसका अंशांकन वक्र है। तो बेटा ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, हमारे पास विभवमापी द्वारा एमीटर का अंशांकन आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इससे अगले वीडियो में हम लोग विभवमापी जो ये चैप्टर जो खत्म हो जाएगा बेटा, अगले चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 होगा RBSC के अकॉर्डिंग, और उसमें हम लोग गतिमान आवेश के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।